जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 और आप सबके लिए हिस्ट्री से टॉप 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। और यह सेट 2 है और आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में आपको जो पढ़ाने वाले हैं वह आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हो सके तो अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको याद बहुत ज्यादा दिनों तक रहे। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको आर्ट्स का ऑल PDF नोट चाहिए, जिसमें आपको सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सभी चीज आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। मात्र आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद दिलाते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या करें कि अकबरनामा क्या है। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 देख लीजिए, क्योंकि हम आपको टोटल 1 से लेकर 10 तक सेट कराने वाले हैं। अगर आप 10 का 10 सेट देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ये आपको रिवीजन कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? रिवीजन कराया जा रहा है, और रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या करा, देखिए अकबरनामा क्या है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि अकबरनामा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी। अकबरनामा का अर्थ क्या हुआ? अकबर की कहानी। एक पॉइंट ये बनता है, जिसकी रचना कवि अब्दुल फजल ने किया था। इसकी जो रचना है अकबरनामा की, इसने क्या है? अब्दुल फजल ने किया था। इस पुस्तक के माध्यम से अकबर के जन्म से पहले और अकबर के शासन काल तक का पता चलता है। इसके तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर पॉइंट को देखिए क्या कर रहा है कि अकबरनामा, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? अकबर की कहानी होती है। क्या होती है? अकबर की कहानी। जैसे मान लीजिए कोई राजा हो गया और उसकी कहानी एक पुस्तक में लिख गया है, उसे लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो अकबरनामा देख रहे हैं, इसका जो रचना किए हैं या लिखे हैं, कौन लिखे हैं? तो ये जो लिखे हैं अब्दुल फजल जी लिखे हैं। कौन है? अब्दुल फजल जी लिखे हैं। इसके पुस्तक के माध्यम से ये जो पुस्तक जो लिखे हैं अकबरनामा, इससे हम ये जानकारी मिलते हैं कि अकबर के जन्म से पहले, मतलब अकबर का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, और अकबर जब शासन वगैरह किया है उसका पता चलता है। और इसके तीसरे खंड को हम क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछेगा, अगर हो सके तो ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर भी पूछ सकता है। इसमें 3 नंबर आपको बनता है, तो जरूरी से स्टार मत लगा के याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि गोपुरम क्या है। गोपुरम क्या है आप सब जानते होंगे गोपुरम के बारे में बहुत ही अच्छे से। उत्तर देखते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम का जो अर्थ होता है मंदिर के प्रवेश द्वार को हम कहते हैं। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने अपने विजय या अन्य उपलब्धियों के अवसर पर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कराया तथा अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार को ऊंचा ऊंचा बनवाया, जिसे गोपुरम कहते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम तो बार बार कहेंगे कि अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो 100% समझ में आएगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा लिखने का, और याद भी आपको ज्यादा खासकर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि गोपुरम के जितने लोग थे, जैसे नहीं होता कि एक साम्राज्य हो गया, जैसे बिहार के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे? विजयनगर के शासक। शासक मतलब कि राजा हो गया, वहां पर के जनता हो गया, ये सब क्या करते थे? विजय मतलब कि विजय हुए या अन्य उपलब्धि, कोई त्योहार व्योहार हो गया, उस त्योहार पर क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते थे। क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते थे, तथा अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि हम सबसे शक्तिशाली है, वो दिखाने के लिए क्या करते थे? मंदिर के प्रवेश द्वार को ऊंचा ऊंचा, जैसे ये पहले था इतना बड़ा ऊंचा था और बाद में इतना ऊंचा कर देते थे, तो ये हो गया क्या? अपनी ताकत को दिखाने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक खोलेंगे और ये प्रश्न देखेंगे तो आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, MVV लगा लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, डबल स्टार मार्क, क्योंकि ये प्रश्न आएगा तो आएगा। ठीक है, क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, यहाँ पर होता है क्या है, कॉल वगैरह आ जाते हैं तो उसे रिसीव करना भी पड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। क्या था?
देखिए कोई भी सभ्यता होता है, जैसे अभी के जो आधुनिक सभ्यता में जी रहे हैं, आधुनिक काल में जी रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या है, ज्ञान है, कुछ न कुछ चीज का हमें ज्ञान है। उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उसी लिपि का ज्ञान था, जिसे वे चित्रों के द्वारा, नहीं कहते पिक्चर के द्वारा हम उसे दर्शाते हैं, जिन्हें चित्रों द्वारा दर्शाते, चिन्हों द्वारा दर्शाते थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसे क्या कर सकते थे, इसे हम भाव मतलब अपने भावनाओं को के साथ इसे समझ सकते थे। इनके लिपि में 64 मूल्य चिन्ह थे, कितने, 64 मूल्य चिन्ह थे, और 400 कुल वर्णों की संख्या थी, तथा इसके लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। अभी तक विद्वानों ने लिपि को पढ़ने में असमर्थ था। देखिए क्या कर रहा है कि बायां दाहिना साइड समझते हैं, ये दायां से बायां इस तरह से, जैसे हम नाम लिखते हैं म, ऐसे लिखा जाता है, इस साइड से उर्दू देखते हैं, उसी तरह क्या लिखा जाता है, हड़प्पा सभ्यता लोग लिखते थे अपने भाषाओं के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, बहुत बार पूछा भी गया है, प्रश्न है, और ये तो आपको 100% याद कर ही लेना है। ठीक है, कि आइन अकबरी क्या है, आइन अकबरी क्या है, तो उत्तर में देखिए आपको इस प्रकार लिखना है कि आइन अकबरी जिसका अर्थ होता है अकबर का कानून। क्या होता है, आइन अकबरी का अर्थ क्या होता है, अकबर का कानून। यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। क्या है, अभी जस्ट आपसे पूछा गया कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अब्दुल फजल लिखे थे। यह तीसरे अध्याय से मिला, जिसका नाम क्या है, आइन अकबरी है, और यह तीसरा भाग है, याद आ गया। इसकी रचना अब्दुल फजल ने फारसी भाषा में किया है, और इसकी रचना जो है आइन अकबरी की जो रचना किसने की है, अब्दुल फजल किए हैं, किस भाषा में, फारसी भाषा में किए हैं। ठीक है, इसे अकबरकालीन इतिहास की आत्मा भी कहते हैं। इसे आइन अकबरी को क्या कहता है, अकबरकालीन के इतिहास का आत्मा कहते हैं। इसके 5 भाग है। प्रथम भागों में शाही घराने की विभिन्न विभागों का वर्णन है, दूसरे विभाग में सैन्य व्यवस्था का वर्णन है, तीसरे भाग में कृषि तथा भू राजस्व तथा चौथे भाग में हिंदू पूर्व त्योहार ग्रह नक्षत्र का तथा पांचवें विभाग में क्या है, अकबर की सुक्ति व अब्दुल फजल के जीवन चित्रण पे है। तो इस जो 5 जो भाग दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब याद करने वाला, ये नोट करने वाला है यार। यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि आइन अकबरी के लेखक कौन है, तो अब्दुल फजल है। कौन है, अब्दुल फजल है। और इसमें कहा आइन अकबरी का अर्थ क्या होता है, अकबर का कानून होता है। ठीक है, और यह किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। 3 ही पॉइंट है, 3 याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा खांसी हो गया। 5 नंबर की क्या करा कि अकबर के नवरत्न का नाम लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का प्रश्न, कितने, 5 नंबर का प्रश्न है कि अकबर के नवरत्न के बारे में लिखे। उत्तर में आपको ऐसे लिखना है कि अकबर पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। सोचिए, ये जो अकबर है ना, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, समझ सकते हैं कि वो अनपढ़ थे एक तरह से, लेकिन पूरा अनपढ़ नहीं कर सकते, लेकिन कला उसके पास क्या था, आर्ट, जो कि नहीं कहते कि हमारे पास ये कला है, हम चित्रकला करने में ये है, साहित्य, साहित्य का महान संरक्षक था। कौन, अकबर। अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ रहते थे, मतलब बड़े बड़े संत महंत सब रहते थे। कहाँ, अकबर के दरबार में, जिन्हें नौरत्न कहा जाता है। नौरत्न इस प्रकार है, सबसे पहले 1 नंबर में है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये 1 पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हकीम हुकाम, दूसरा पॉइंट हो गया। मुल्ला दो प्याजा 3 नंबर में हो गया। अब्दुल फजल 4 नंबर में हो गया। फैजी हो गया 5 नंबर में हो गया। तानसेन हो गया 6 नंबर में हो गया। राजा मानसिंह 7 नंबर में हो गया। और यहाँ पर क्या है, राजा टोडरमा 8 नंबर पे हो गया। बीरबल हो गया 9 नंबर पे। ये सभी नवरत्न है, और नवरत्न अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर बोर्ड में पूछ लिया तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या करा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलबरूनी द्वारा बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। ये जो अलबरूनी है, बहुत ही अच्छा, भारत दौलत आए थे, देखो किए थे, और इसके बारे में अच्छा खासा किताब भी लिखा गया। देखिए क्या करा है कि अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। क्या था, अलबरूनी जो था कब आया था, 11वीं सदी में। कहाँ आया था, भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था। क्या था, एक विदेशी यात्री था, याद रखिएगा, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद, कौन सा, किताब उल हिंद में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया तथा बताया बाल विवाह का प्रचलन था। यहाँ पर क्या था, बाल विवाह, मतलब बच्चे में जो शादी विवाह हो जाता है वह था। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा शायद कुछ होता है कि हमारे ख्याल से एज वगैरह के बारे में होता है। ठीक है, बहुपत्नी, मतलब कि वहां पर अनेक प्रकार की बहुपत्नी रख सकते जितना मनुष्य के, उसकी प्रथा प्रचलन था। देवदासी प्रथा का तथा वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। कहाँ भाई, भारत में। देवदासी आप जानते हैं कि एक नौकरानी जैसा होता है, वो हो गया। वेश्यावृत्ति भी आप सब जानते ही होंगे
इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके पॉइंट कम टर्म मतलब फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्या करा देखिए, ये जो अल-बुरुनी है कब आया था? 11वीं सदी में आया था। ये ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट बना। कहाँ आया था? भारत आने वाला विदेशी यात्री था। क्या था? विदेशी यात्री था। और उन्होंने अल-बुरुनी ने क्या किया, जो भारत में देखा लिखा, जो कि समाज के बारे में देखा, वो क्या किया, किताब उल हिंद में लिखा। किसमें? किताब उल हिंद में लिखा, महिलाओं की स्थिति के बारे में। किसके? महिलाओं की स्थिति के, समाज के बारे में, इसके बारे में बताया। और इसमें सबसे बड़ा जो है बाल विवाह। बाल विवाह का अर्थ है कि बच्चे में जो शादी कर दिया जाता है वो प्रचलित था। वहां पर सती प्रथा प्रचलित नहीं था। कहाँ पर? भारत में। वहां पर बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, जिसमें अनेक प्रकार की मतलब पत्नी उतनी रख सकते हैं। देवदासी, वेश्यावृत्ति, ये सबसे ज्यादा फेमस है ये भारत में, जो कि अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, बट आगे पता नहीं हमको। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी उस टाइम। ठीक है, अल-बरूनी के समय। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही अच्छी होती जा रही है। ठीक है, देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। लाइक के बिना वीडियो अधूरा रहता है। और अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बना हुआ पहले से वीडियो, ठीक है, वीडियो पहले से बना हुआ है, सिर्फ हम रिवीजन करा रहे हैं। क्या करें? रिवीजन करा रहे हैं। अगर आप देख लेते हैं तो फिर से रिवीजन कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। 7 नंबर देखिए, कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन जो था वो कौन था? तो उत्तर में आपको इस प्रकार करना है कि फ्रांसीसी बुकानन 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला एक चिकित्सक था। क्या था? ये जो फ्रांसीसी बुकानन जो देख रहे हैं, 1794 में भारत की यात्रा पर आने वाला एक चिकित्सक था। ठीक है, क्या था? आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि फ्रांसीसी बुकानन क्या थे? चिकित्सक थे। एक पॉइंट बच गया। कब आया था? तो 1794 में था। 1794 में आया था, ये भी याद रखिएगा। उन्होंने अपने कोलकाता प्रवास के दौरान अलीपुर में एक चिड़ियाघर की स्थापना किया। मतलब कौन? ये फ्रांसीसी बुकानन। अभी जब होगा, अभी तो होगा ही अलीपुर में, कल कहाँ? कलकत्ता में। इन्होंने बंगाल सरकार के विरोध अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भूमि की सर्वेक्षण किया तथा 1815 ईस्वी में बीमारी के कारण अपने स्वदेश लौट गया। और क्या हुआ? ये जो फ्रांसीसी बुकानन है उसको कुछ बीमारी वगैरह हो गया, उसके बाद क्या हुआ? वो अपने देश चले गए। ठीक है, इस प्रकार का कुछ टर्म है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लास कराते मुझे बताते क्यों नहीं? तो सिर्फ आपको यूट्यूब पे जाना है। कभी भी आप लाइव क्लास करना है ना तो यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, और इसके बाद हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो हिस्ट्री लिख देंगे और लाइव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार हिस्ट्री लाइव क्लास। उसके बाद आ जाएगा, वहां से देख सकते हैं पूरा वीडियो। राइट, चलिए अब देखिए 8 नंबर में क्या करा कि सातवाहन कौन थे? क्या करे कि सातवाहन कौन थे? उत्तर में देखिए क्या करा है सातवाहन में। सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। क्या था? सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस राजवंश का समय 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक थी। कितने? 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक थी। ठीक है, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी। क्या थी? इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान में थी, जो अभी महाराष्ट्र में है। और ये अभी कहाँ पर है? वर्तमान में महाराष्ट्र में है। यह मृत सतात्मक वंश का था। कैसा था? मृत सतात्मक। मृत सतात्मक अर्थ क्या होता है? माता के नाम से होता है, उसी प्रकार होता है। इस वंश के शासकों ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ते हैं, इसीलिए इसे सातवाहन कहते। जैसे मान लीजिए मेरा नाम हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है कुंदन, ठीक है, और मेरी माता जी का नाम रहेगा कुछ और, ठीक है, वो नाम अगर हम आगे रखे लिखेंगे तो वो हो सकता है क्या? वही कहलाएगा सातवाहन। ठीक है, ये कहलाता है। राइट, तो समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक ही इंपॉर्टेंट बनता है। इस सातवाहन कौन सा वंश का था? मृत सतात्मक था। एक ही ऑब्जेक्टिव बनता है, आपको इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है, ये हिस्ट्री के लिए भी है, पॉलिटी के लिए भी है, और ये आपका इकोनॉमिक्स के लिए भी है। ये तीनों सब्जेक्ट वाले के लिए बेस्ट वीडियो है। क्या ये जो सब्जेक्ट देख रहे, तीनों सब्जेक्ट वाले के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उत्तर में आपको ये लिखना है कि माउंटबेटन योजना क्या है? क्या है माउंटबेटन योजना? क्या है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि माउंटबेटन योजना जो 24 मार्च 1947 को वायसराय बनकर आए थे। कब आए थे? ये जो माउंटबेटन है, क्या है? माउंटबेटन जो कि 24 मार्च 1947 को वायसराय बनकर आए थे तथा भारतीय समस्या के समाधान व भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथों में सौंपने के लिए आए थे। क्या आए थे? ये जो सत्ता होता है, ये जो थे पूरा मतलब भारत, उस पे अंग्रेज क्या कहते, भारत पे अति के थे, शासन कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ?
24 मार्च 1947 को क्या क्या वायसराय बन के आए थे और भारत की सत्ता को भारतीय के हाथों में सौंपने के लिए आए थे। क्या आए थे? सौंपने के लिए। 3 जून 1947 को एक योजना पेश किया गया जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? 3 जून 1947 को एक योजना पेश किया जिसे हम क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसी योजना के आधार पर भारत को विभाजन हुआ तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। ये पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। और हद से ज्यादा इसे कह सकते हैं 200% इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। हम अशोक के प्रश्न देखते हैं और ये कहते हैं आएगा तो आएगा, ठीक है। जरूर आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे तरह से। और यहाँ पर क्या करें, प्रश्न को पहले समझेंगे कि अशोक के धम से आप क्या समझते हैं। ये जो अशोक है इसके जो धम धम मतलब क्या समझते हैं, वो धम कुछ और होता है और उसके क्या बारे में बताना है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, एक बार फिर से बता देते हैं। किसी बच्चों को मॉडल पेपर, देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो 1 से लेकर 10 तक सेट देखिए। क्या देखिए, 1 से लेकर 10 तक सेट देखिए। सब्जेक्टिव में बेहतरीन तैयारी करना है 1 से लेकर 10 तक सेट देखिए। और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और दोनों देख लीजिएगा तो पक्का आपको यू चुटकी बजा के आप 90+ लाइएगा अगर आपको अच्छा हैंड राइटिंग बैठता है तो, ठीक है। उत्तर में देखिए क्या करा है कि अच्छा हैंड राइटिंग नहीं भी बैठता तभी भी आपको आ सकता है, बट ये याद करिए बढ़िया से तब, ठीक है। अशोक विश्व इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। क्या इतिहास में अशोक जो जानते हैं, अशोक को बहुत बार बहुत जानते होंगे आप सब, वो क्या है इतिहास में इतना फेमस नहीं है। क्या है? फेमस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इतिहास में अपने धम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? धम के लिए, धम के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में अशोक का धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म नहीं था। ये जो अशोक है वो एक धर्म को नहीं मानते थे, ना बौद्ध धर्म को, ना जैन धर्म को, ना वैष्णव धर्म को, ना सिख धर्म को, कुछ भी धर्म को क्या कहते थे, मानते नहीं थे। बल्कि यह भी सभी धर्मों की अच्छी बातों को निचोड़ रखते थे। मतलब कि जैसे हो गया हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, ये सब धर्मों को क्या करते थे, अच्छी बातें, उसका नहीं होता क्या अच्छा क्वालिटी हो गया, उस बातों को क्या करते थे, वो ज्ञान प्राप्त करते थे। जिसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें अभिलेख से मिलती है। अशोक के धम इस प्रकार है और अशोक के जो धम है जो कि इस प्रकार है, प्राणियों की हत्या न करना। क्या करते थे अशोक पहले, क्या था धम से पहले क्या कहते, धम से पहले क्या करते थे, अशोक बहुत को मारते थे, बहुत ज्यादा चक्रवर्ती था वो, किसी को भी छोड़ता नहीं था और बहुत खतरनाक था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी का लाइफ लेना, ये सब के बारे में बाद में पता चला। तो क्या कहते हैं कि प्राणियों की हत्या न करना। जो प्राणी है, चाहे बकरी हो, गाय हो, कोई भी चीज हो या आदमी हो गया, इन सब की हत्या नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा परम पूज्य होना चाहिए अपने पुत्र या पुत्री के बीच में, ठीक है। पुत्र और पुत्री में सबसे बड़ा मेन क्वालिटी क्या होना चाहिए, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना। बुजुर्ग मतलब कि आपके नजर में जो बहुत सा ज्यादा बूढ़े हो गए उसको क्या करना, इज्जत करना। गुरुजनों की इज्जत करना, हम गुरुजनों की एक बात हम हमेशा समझते हैं कि अगर क जो टीचर सिखा दिए हैं, जो भी टीचर अगर क सिखा दिए, उस गुरुजनों को क्या करना चाहिए, हमेशा के लिए इज्जत करना चाहिए, राइट। कम खर्च करना चाहिए और जीवन में क्या है, कम खर्च करना चाहिए। मित्रों परिचितों एवं दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं कि दोस्त है कुछ भी बोल दिए, नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये आपके टोटल हम 2 सेट अभी तक करवा दिए। अगर आपको टेस्ट सेट 3 चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइए और 1 से लेकर मॉडल पेपर वाला बार वीडियो देख लीजिए और सब्जेक्टिव का भी देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव देखिएगा तभी तो अच्छा खासा स्कोर रहेगा। 1 से लेकर 10 तक वीडियो बना हुआ है, जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।